नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। पाटलिपुत्र से गोरखपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया रवाना। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर सांसद, विधायक और मेयर ने किया स्वागत। सदर थाना क्षेत्र के बारमतपुर में संजय चौधरी हत्याकांड का शूटर लाल बाबू राय को पुलिस ने एनकाउंटर में मारी गोली। और निगम प्रशासन आवारा कुत्तों को नहीं पकड़ी तो जनहित मंच आवारा कुत्तों को प्रत्येक दिन पकड़कर निगम कार्यालय पहुंचाएगी। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। पाटलिपुत्र से गोरखपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रवाना किया। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर सांसद, विधायक और मेयर ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से राज्य को 400 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं का उपहार दिया है। यह पहल विकसित बिहार, विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस अवसर पर वैशाली से देवरिया के बीच 29 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का उद्घाटन किया गया, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच यातायात और संपर्क में क्रांतिकारी सुधार आने की उम्मीद है। इसके साथ ही पाटलिपुत्र से गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सेवा की भी शुरुआत हुई है, जिससे बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के बीच यात्रा और तेज, सुरक्षित और आरामदायक हो सके। देवरिया से वैशाली के बीच एक नई यात्री ट्रेन सेवा की भी शुरुआत की गई है, जो दोनों जिलों के सामाजिक व आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन परियोजनाओं के साथ भारत ने पहला लोकोमोटिव निर्यात भी शुरू कर दिया है, जो देश की मेक इन इंडिया नीति को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाई देगा। मुजफ्फरपुर रेल स्टेशन पर केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हजारों लोग उत्साह और गौरव से भर उठे। केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद ने कहा कि यह कदम बिहार के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और क्षेत्रीय विकास को गति देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मान था कि वंदे भारत का परिचालन मुजफ्फरपुर से होकर हो, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने प्रयास किया और प्रधानमंत्री जी ने मुजफ्फरपुर को ये सुविधा दिया है। और आने वाले दिनों में और भी हम लोग प्रयासरत है कि यहाँ से डायरेक्ट ऐसी भी ट्रेन हो जो दिल्ली को कनेक्ट करे। और अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट का भी काम स्टार्ट हो रहा है। तो मुजफ्फरपुर के विकास के लिए लगभग बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। यहाँ जो कैंसर हॉस्पिटल बना है उसका उद्घाटन करेंगे। तो हर क्षेत्र में विकास का काम किया जा रहा है। और इस कड़ी में एक नया मोती जुड़ता हुआ कि वंदे भारत जो पटना से चल के गोरखपुर तक जाएगी, इसका यहाँ पर ठहराव है और यहाँ से हम लोग बहुत कम समय में गोरखपुर और पटना जा सकेंगे। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन, नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ
मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। सदर थाना क्षेत्र के बारमतपुर संजय चौधरी हत्याकांड का शूटर लाल बाबू राय को पुलिस ने एनकाउंटर में घायल कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के बारमतपुर लिच्ची गाछी में गुरुवार देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में संजय चौधरी हत्याकांड का मुख्य शूटर लाल बाबू राय गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे पकड़कर इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया है। लाल बाबू राय मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र के मानिकपुर का रहने वाला है और घटना के बाद से फरार चल रहा था। SSP सुशील कुमार ने बताया कि सदर थानाध्यक्ष अस्मित कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि लाल बाबू राय अपने 3 साथियों के साथ बारमतपुर स्थित लिच्ची गाछी में छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर अपराधियों को सरेंडर करने को कहा। इस पर अपराधियों ने पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी 7 राउंड फायरिंग की। मुठभेड़ के दौरान लाल बाबू राय के दाहिने पैर में गोली लग गई, जिससे वह गिर पड़ा, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। घटनास्थल से एक पिस्टल और कुछ गोलियां बरामद की गई है। घायल शूटर को SKMCH ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही SSP सुशील कुमार, SDPO नगर 2 विनीता सिन्हा और अन्य अधिकारी अस्पताल पहुंचे और स्थिति की जानकारी ली। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाकर फरार अपराधियों की तलाश तेज कर दी है। आपको बता दें कि 15 मई की शाम को सदर थाना क्षेत्र के पताही में पैक्स अध्यक्ष के पुत्र एवं पंचायत समिति सदस्य के पति संजय कुमार चौधरी उर्फ रामनवमी चौधरी की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में पहले भी प्रकाश पासवान, राजेश कुमार और मनोज कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के दौरान एक पिस्टल, 2 कट्टा, 4 कारतूस, 29 ग्राम स्मैक और 2 बाइकें भी बरामद की थी। फिलहाल पुलिस लाल बाबू राय के फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि जल्द ही पूरे गिरोह की भंडाफोड़ कर लिया जाएगा। मुख्य आरोपी शूटर के तौर पर उसने काम किया था, उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी पुलिस लगातार कार्य कर रही थी। इसके सारे ठिकानों को लगातार छापेमारी कई दिनों से चल रही थी। कल सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाछी है, वहाँ पे ये लोग छुपे हुए हैं, यहाँ पे उनका लोकेशन है। वहाँ पे सदर की पुलिस टीम के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान जो ये बाकी लोग थे उनके द्वारा फायरिंग की गई पुलिस के ऊपर। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में पहले तो वार्निंग दिया गया, उसके बाद फिर भी फायरिंग नहीं रुकी, तो आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें लाल बाबू को पैर में गोली लगी, वो घायल हो गया। बाकी उसके जो साथी थे भागने में सफल थे। वेपन वगैरह मिला है उसमें, वहाँ से एक वेपन मिला है, कुछ खाली खोखा मिला है। उसके आधार पे हम लोग एक नया FIR दर्ज कर देते हैं और लाल बाबू का जो पैर में उसके गोली लगी है, उसका इलाज से चल रहा है, अभी स्टेबल है, वो पुलिस अभिरक्षा में है। ये जो अपराधी है इसके ऊपर पुराने 2012 से ही आपराधिक इतिहास है। हत्या में और लूट जैसे संगीन अपराधों में ये वांटेड रहा है और ये एक तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल किलर, शिकारी किलर का भी काम करता था और इसमें ये एक अच्छी सफलता है। हम लोग बाकी जो अन्य है उसमें उसी गिरफ्तारी के लिए प्रयास करते हैं। पुलिस की तरफ से कितने राउंड फायरिंग की गई? एग्जैक्ट नंबर अभी मेरे पास डिटेल नहीं। चुन्नू ठाकुर की संपत्ति कुर्की मामले में पत्नी और साले की याचिका पर सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लगाई रोक। कुख्यात अपराधी राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर की अपराध से अर्जित संपत्ति कुर्क करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने यह रोक चुन्नू ठाकुर की पत्नी वंदना और साले अजय कुमार द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई है। अधिवक्ता प्रिय रंजन उर्फ अनु ने बताया कि चुन्नू ठाकुर की पत्नी वंदना ने 6 और उसके साले अजय कुमार ने 2 संपत्तियों पर उनके द्वारा अपना स्वामित्व बताते हुए अदालत में दावा किया था कि उक्त संपत्तियां
उनकी अवैध कमाई से अर्जित की गई है। दोनों की याचिका पर सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सीजीएम न्यायालय के संपत्ति जब्ती आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर पुलिस BNSS 2023 की धारा 107 के तहत लगातार अपराधियों की अवैध संपत्ति को चिन्हित कर जब्ती की कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गन्नीपुर निवासी कुख्यात राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर की 229.66 डिसमिल जमीन कुल 10 संपत्तियों को अवैध मानते हुए कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इन संपत्तियों की अनुमानित बाजार कीमत करीब 2,27,12,460 रुपए बताई गई है। चुन्नू ठाकुर पर 1987 से लेकर अब तक कुल 43 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह लंबे समय से मुजफ्फरपुर सहित आसपास के जिलों में अपराध का साम्राज्य चला रहा था। पुलिस के अनुसार ये संपत्तियां अपराध के जरिए अर्जित की गई हैं, जिन पर सीजीएम कोर्ट ने 7 मई 2025 को कुर्की का आदेश जारी किया था, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अंतिम आदेश तक रोक लगा दिया है। संपत्ति मामले में आज न्यायालय द्वारा स्टे लगाया है, तो क्या है पूरा मामला? एक नया प्रोविजन आया है BNSS में धारा 107 प्रोड्यूस ऑफ क्राइम को अटैच करने का। उसी धारा के अंतर्गत एक आवेदन आया था पुलिस के द्वारा सीजीएम साहब कोर्ट में। उसी आवेदन के आलोक में संपत्तियों को जब्त करने का आदेश हुआ था। जो जिस संपत्ति की स्वामिनी उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी की ओर से एक रिवीजन फाइल किया गया माननीय जिला जज के न्यायालय में, जिसकी सुनवाई हुई और उसमें एक पिटीशन दिया गया कि स्टे किया जाए ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर को, क्योंकि इस ऑर्डर में इलीगलिटी है। उस पर सुनवाई हुई और माननीय न्यायालय के द्वारा ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर जो 7/5/25 का जो ऑर्डर था, जिसके द्वारा अटैच किए जाने का आदेश दिया गया था, उसको स्टे किया गया। शराब तस्कर बालेंद्र की मौत पर सस्पेंस घर आया। परिजन बोले पीट कर मारा गया, वहीं प्रशासन कह रहा है ब्रेन हैमरेज से हुई मौत। सिटी न्यूज ने आपको दिखाया था कैसे कोर्ट में पेशी के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी। आज इस मौत पर बवाल और भी बढ़ चुका है। जहां एक ओर पुलिस इसे ब्रेन हैमरेज बता रही है, वहीं मृतक के परिजन खुलकर आरोप लगा रहे हैं बालेंद्र को हिरासत में पीटा गया और वहीं उसकी जान ले बैठा। मुजफ्फरपुर कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए बालेंद्र कुमार राय की संदिग्ध मौत के बाद अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के भाई नागेंद्र कुमार राय का दावा है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके भाई को बेरहमी से पीटा था और उसी का नतीजा थी उसकी मौत। उनका यह भी कहना है कि गिरफ्तारी जबरन कराई गई। बालेंद्र उस वक्त अपने गांव भवानी डी में खेती कर रहा था। पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अब इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। 100 को SKMCH में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया, जिसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई गई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। वहीं घटना के बाद सदर अस्पताल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन अस्पताल पहुंचे और मौके पर भारी हंगामा हुआ। हालात को देखते हुए नगर थाना प्रभारी शरद कुमार और टाउन DSP सीमा देवी खुद टीम के साथ मौके पर डटे रहे। दिलचस्प बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद बालेंद्र की मेडिकल रिपोर्ट में उसे फिजिकली फिट बताया गया था। रिपोर्ट में तो यहाँ तक लिखा गया था कि उस पर कोई शारीरिक हिंसा नहीं हुई, लेकिन परिजन इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर रहे हैं। पूरे मामले को लेकर उत्पाद थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए उसकी मौत मिर्गी से हुई बता रहे हैं। वहीं सवाल यह है कि अगर आरोपी पूरी तरह स्वस्थ था तो कोर्ट में पेशी के दौरान उसने खून की उल्टी क्यों की? कहीं यह सब कुछ सिस्टम के पर्दे के पीछे दबा कोई राज तो नहीं? अब सच क्या है ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट जांच से ही सामने आएगा। सिटी न्यूज इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और आपको सच से रूबरू कराता रहेगा। प्रशासन को फोन कर रहे हैं, फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। क्या जानकारी मिली थी आपको? प्रशासन फोन किया है कि आपका भाई का सीरियस हुआ है,
कि आप हॉस्पिटल में आके भेंट कीजिए। फोन कर रहे रिसीव नहीं हो। कब पकड़ाया था? और कल 7 बजे करीब सुबह में। क्या लग रहा है? क्या प्रशासन मार के उनको मार के खत्म किया गया है। अच्छा, प्रशासन कस के मारा है। हम 12 बजे भी भेंट करके गए हैं। पहले भी तबीयत खराब था क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक थे। उस समय क्या बोले? वो बोले हैं कि ठीक है, चप्पल भी खरीद के दिए हैं, उनसे भेंट कर भी करके गए हैं। वो बोले हैं कि प्रशासन हमको मारा है। किस आरोप में उठाया? और जबरदस्ती उनको पकड़वाया गया है। क्या कोची में पकड़ाया? पुलिस क्या कल करोड़ जोक रहे थे, उनको जैसे प्रशासन को फोन करके बुलवा के पकड़वाया गया है। और आज इनका मेडिकल जांच भी डॉक्टर साहब के द्वारा सदर अस्पताल में किया गया था। बिल्कुल फिट थे। अचानक इनको जब कोर्ट परिसर ले जाया गया तो वहाँ अचानक इनको वो एक मिर्गी टाइप का जो होता है उस तरह का आया, उनकी थोड़ा उल्टी होने लगी। जब हम लोग यहाँ लाए, इनको हॉस्पिटलाइज करवाए तो इलाज के दौरान यहाँ इनको कब गिरफ्तारी की गई थी? कल गिरफ्तारी हुई। कितने लीटर शराब के साथ गिरफ्तार? शराब वही चुलाई शराब था, 6 लीटर शराब था। कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था पहले से? पूर्व से भी इनका है, आपराधिक क्या जेल जा चुके हैं शराब के ही मामले में। परिजन पिटाई वगैरह की बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, हम लोग कभी भी मारपीट क्यों करेंगे? वो बहुत बड़ा क्रिमिनल तो है कि नहीं कि उसको कुछ हम लोग इस तरह का ये करें। मारपीट क्यों करें? 5-6 लीटर शराब में अगर पकड़ाया है तो क्या हम लोग मारपीट करके कर सकते हो? पेशी से पहले ही इसकी मौत हो गई थी क्या? नहीं, हम लोग कोर्ट परिसर में ले गए थे। वहाँ जज साहब का ये भी है, मतलब सारे पेपर पर रिमांड का मुहर भी लग चुका था। वहाँ CCTV कैमरा भी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। दोबारा जांच कराने के बाद ले जाया गया था इसको? हाँ, यहाँ से मेडिकल जांच करा के वो देखेंगे। मेडिकल जांच में भी फिट है, पूरी आप लोग के सामने है, इसका आप लोग ले सकते हैं फोटोग्राफ। फिजिकली फिट पूरा लिखा गया है और ये भी लिखा गया पुलिस हिरासत में अभी साथ कोई मारपीट नहीं हुआ। ये डॉक्टर साहब का स्टेटमेंट उन्होंने लिया, इसको देख सकते हैं। क्या लग रहा है, मतलब अचानक जैसा कि डॉक्टर क्या हम लोग को, जैसा कि अन्य स्रोत डॉक्टर साहब अन्य स्रोत से पता चला कि ये शराब पीने के एडिक्ट थे। न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले मेडिकल जांच जो हुई जी, उसमें ये आया था कि ये बीमार है या इस तरह के डॉक्टर साहब जैसा कि बता रहे हैं कि पूछताछ भी किए तो अगर बीमार होंगे भी तो इस बात को वो छुपाए थे कि हम बीमार नहीं हैं, लेकिन इनका जो अंदेशा है कि वो पूर्व से बीमारी से ग्रसित थे। मेडिकल रिपोर्ट में क्या कुछ है सर? मेडिकल रिपोर्ट में तो वो फिजिकली फिट है, अब तो डॉक्टर साहब बताएंगे ही। मां कामाख्या के दरबार में होने वाले अम्बुबाची मेला को लेकर मां बगलामुखी मंदिर के अखाड़ा के साधक मां कामाख्या दरबार के लिए हुए रवाना। विश्व प्रसिद्ध दिव्य भव्य अम्बुबाची मेला का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरे विश्व के सभी संत, अखाड़ा, साधक, अघोरी, तांत्रिक का आगमन मां कामाख्या के दरबार में होता है। इस समय 4 दिन के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मां बगलामुखी पीताम्बर सिद्धपीठ मसानी अखाड़ा के साधकगण मां कामाख्या के दरबार के लिए आज रवाना हुए। वहीं मां के दरबार में इस दौरान दिन रात अपनी तपस्या पूर्ण करते हैं। इस संबंध में बगलामुखी पीताम्बर सिद्धपीठ के महंत श्री देवराज ने बताया कि अम्बुबाची मेला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वहीं इस दौरान देश विदेश से साधकगण मां के दरबार में आते हैं और मां की आराधना करते हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि मां बगलामुखी मशानी अखाड़ा के साधक यहां 10 दिनों तक मां की साधना करते हैं। बगलामुखी पीताम्बरी सिद्धपीठ से जो भी मां की साधना करते हैं, जो शाक्त संप्रदाय से हैं एवं शिव संप्रदाय किसी भी संप्रदाय से हैं, सब जाते हैं। और इस साल भी मां बगलामुखी के दरबार से सभी साधक मां के दरबार के लिए प्रस्थान कल करेंगे सुबह में। अम्बुबाची मेला का महत्व ये है कि ये हमारे भारतवर्ष का सबसे महत्वपूर्ण मेलाओं में से एक मेला होता है ये। और इस दौरान सभी साधक जो मांत्रिक साधना करते हैं, जो तांत्रिक साधना करते हैं, जप अनुष्ठान पूजा करने वाले सभी साधक माँ के दरबार जा कर के अपने आत्मोन्नति के लिए, अपने आत्म ऊर्जा की बढ़ोतरी के लिए, अपने आत्मशक्ति की बढ़ोतरी के लिए माँ की साधना करते हैं। इस दौरान सभी साधक, विश्व के जितने भी साधक हैं, माँ के दरबार पहुँचते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस समय प्राकृतिक बहुत ऊर्जावान रहती है। अम्बुबाची मेला का महत्व ये है कि इस दौरान 10 महाविद्या स्वरूपा माँ कामाख्या साल के मासिक धर्म चक्र से गुजर रही होती हैं। हाँ, इस दौरान माँ का कपाट बंद होता है, 3 दिन के लिए कपाट बंद किया जाता है। और इस दौरान सभी साधक माँ के मंदिर प्रांगण में या जहाँ जिनको जैसे स्थान मिल जाता है, अपने अपने संप्रदाय से, अपने अपने गुरु दीक्षा से, अपने अपने ज्ञान से माँ की साधना करते हैं, भक्ति भाव से साधना करते हैं।
और सभी भक्तगण वहाँ जाके हाजिरी लगाते हैं, जिनसे उनको आत्मोन्नति की प्राप्ति होती है। अम्बुबाची मेला का कितना महत्व है? हमने कहा ना, बहुत ज़्यादा महत्व है। आप सोचिए, जब विश्व के सारे साधक अपनी साधना के लिए उस माँ के दरबार पहुँच रहे हैं, तो इससे बड़ा महत्वता क्या हो गया। और उससे भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्वयं अम्बा विराजमान है। हमने कहा कि इस दौरान जितने भी साधक हैं, जो मांत्रिक साधना करते हैं, जो तांत्रिक साधना करते हैं, या जिस भी रूप से माँ की साधना करते हैं, खास करके शाक्त संप्रदाय के लोग माँ की साधना में वहाँ पे विलीन रहते हैं, माँ की साधना सेवा में विलीन रहते हैं। और वहाँ ऐसी महत्वता है कि किसी भी प्रकार की अगर समस्या आपके जीवन में चल रही है, तो माँ बगलामुखी के दरबार से माँ कामाख्या के दरबार तक किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, तो माँ की साधना, माँ की प्रार्थना हेतु ही। वार्ड नंबर 23 के पूर्व पार्षद राकेश कुमार सिन्हा और पप्पू के निधन पर नवयुवक समिति सभागार में पूर्व मेयर सुरेश कुमार समेत कई पार्षदों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज जिले के नवयुवक समिति के सभागार में नगर निगम वार्ड नंबर 23 के पूर्व वार्ड पार्षद राकेश कुमार सिन्हा, पप्पू के सम्मान में नगर निगम के पूर्व महापौर सुरेश कुमार द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा के दौरान राकेश कुमार सिन्हा के द्वारा किए गए कार्यों को याद कर उनकी तस्वीर पर कई पूर्व पार्षद और समाज सेवियों के द्वारा पुष्पांजलि की गई। मौके पर पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि राकेश कुमार सिन्हा की आकस्मिक मौत से एक शोक की लहर है। हम मांग करते हैं कि जहां राकेश कुमार सिन्हा जी का मकान है, उस गली का नामकरण उनके नाम पर किया जाए। उद्देश्य कुछ नहीं है। आज हमारे राकेश कुमार सिन्हा पप्पू सभी के दिल में बसते थे और उनकी असमय मृत्यु हो गई। इस पर उनको अपने श्री चरणों में जगह दे, उसी के लेकर हम लोग जो भी पूर्व पार्षद हम लोग जो थे, जो हम लोग कार्यकाल, जो स्वर्णिम कार्यकाल था हम लोगों ने चलाया था, उसी में सभी पूर्व पार्षद लोग और शहर के गणमान्य व्यक्ति लोगों के साथ हम लोगों ने आज श्रद्धांजलि सभा मनाई है। और सभी लोगों का विचार आया है कि इनका जो घर है, जो रास्ता है, वो रास्ता का नाम स्वर्गीय राकेश कुमार सिन्हा पप्पू जी के नाम से रखने के लिए प्रस्ताव पारित कीजिए। तो हम लोग सभी पूर्व पार्षद लोगों ने एक प्रस्ताव बनाकर माननीय महापौर महोदया को और नगर महोदय को देंगे। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कहीं ना कहीं राकेश कुमार सिन्हा की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन से गंभीर आरोप लगाए। जी हाँ, पता चला आज इसी में सभी वक्ताओं ने कहा इस बात को कि कहीं न कहीं डॉक्टर की लापरवाही से, चिकित्सीय लापरवाही से उनकी मृत्यु हुई है। अगर उनके परिजन, हालांकि दायित्व तो हम लोग को बनता है कि हम उनके परिजनों के पास जाए, लेकिन उनके परिजन चाहेंगे तो हम लोग जो भी शहर के जितने भी सांसद विधायक हैं, सभी लोग कह के, और हम लोग खासकर सक्षम है, पूर्व पार्षद संघ जो है सो लड़ाई लड़ सकते हैं इसके लिए। अगर नगर निगम प्रशासन 15 दिनों के भीतर आवारा कुत्तों को नहीं पकड़ेगी तो जनहित मंच द्वारा हर वार्ड में आवारा कुत्तों को पकड़कर निगम कार्यालय पहुंचाया जाएगा। नगर निगम अगर 15 दिन के अंदर आवारा कुत्तों पर कार्रवाई नहीं करती है तो हर वार्ड से 2 कुत्तों के साथ हर नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये बातें जनहित मंच के सचिव सुशील कुमार सिंह ने जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर, नगर एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा, नगर निगम के नगर आयुक्त एवं नगर निगम की महापौर निर्मला साहू को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया है कि नगर निगम के 49 वार्डों में आवारा कुत्तों के आतंक से सभी मोहल्लेवासी परेशान हैं एवं उनके हमले से प्रतिदिन काफी संख्या में लोग घायल हो रहे हैं। कुछ वर्षों से पूर्व में मिठनपुरा मोहल्ले में एक बच्चे की मृत्यु आवारा कुत्तों के हमले से हो चुकी है। आवारा कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रण मद हेतु 1 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है एवं कई डॉग कैचर वैन की खरीदगी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक निगम स्तर से इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। परिणाम स्वरूप पूरे 49 वार्डों के मोहल्लेवासी, जिसमें स्कूल जाने वाले बच्चे एवं वृद्धजन, इन आवारा कुत्तों के शिकार हो रहे हैं। जनहित मंच द्वारा आग्रह किया गया है कि अपने स्तर से उचित कार्रवाई कर पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर धरातल पर ठोस विशेष अभियान चलाकर आम शहरवासियों को आवारा कुत्तों के आतंक से बचाने की कृपा प्रदान करें। अन्यथा बाध्य होकर इस समस्या से त्रस्त आम शहरवासियों के साथ पशु क्रूरता अधिनियम का उल्लंघन कर आवारा कुत्तों को लेकर नगर निगम कार्यालय परिसर में जमा करने को हम सभी मजबूर होंगे। शहर में जो है आवारा कुत्तों की समस्या काफी गंभीर हो चुकी है और हम लगभग 4-5 वर्षों से इस समस्या को उठाते रहे हैं।
नगर आयुक्त को लिखते रहे हैं, लेकिन पिछला बार जो है 2022 में जब हमने मामला उठाया था और कुछ अपने स्तर पर कुछ आवारा कुत्तों को पकड़वाने का काम भी करवाया था, तो मामला बहुत हाईलाइट हुआ और वहां जो है मेनका गांधी तक उसमें इंटरफेयर की थी, फोन की। उसके बाद तो उसमें क्या हुआ कि नगर निगम द्वारा डॉग कैचर वैन खरीदा गया था, लेकिन आश्चर्य की बात है कि डॉग कैचर वैन से आज तक एक भी कुत्ता जो है नहीं पकड़ा गया है। और बराबर देखते हैं शहर में वैन घूम रही है, उस पर लिखा हुआ है डॉग कैचर वैन मुजफ्फरपुर, नगर निगम मुजफ्फरपुर। अरे भाई, क्यों जनता को ठग रहे हैं? अखबार में भी एक दो बार मामला निकला था कि आवारा कुत्तों से निजात दिलाने के लिए नगर निगम के बजट में 1 करोड़ रुपया जो है वह उसको रखा गया है, बजट 1 करोड़ रुपया का, लेकिन आज तक क्यों भाई 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जा रहा है? आखिर जनता के टैक्स का पैसा आप लेते हैं, करोड़ रुपया वसूलते हैं और उसको आप सुविधा कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। एक बच्चा, मालूम भी होगा आप लोगों को कि एक बच्चा मिठनपुरा में आवारा कुत्ता काटने से उसकी मृत्यु हो चुकी है। आप रात को आप स्टेशन से अगर आप अकेले पड़ गए तो आप अपने अघोरिया बाजार एरिया में जाना हो या किसी दूसरे एरिया में जाना हो, आप नहीं जा सकते हैं। ये स्थिति हो चुकी है। लोग मजबूरन स्टेशन पर ठहर जाते हैं। अगर अर्ली इन दी मॉर्निंग अगर आते हैं कहीं से तो स्टेशन पर ठहर जाते हैं, वो डर से नहीं जाते हैं और उजाला का इंतजार करते हैं कि अगर सूर्योदय होगा तो हम जाएंगे घर। ये स्थिति हो चुकी है भाई। और प्रतिदिन देखिएगा, डाटा देखिएगा तो सदर अस्पताल जाइए, वहां का डाटा देखिए, प्रतिदिन लोग जो है सो कुत्ता काटने से उसके शिकार हो रहे हैं। खासकर कुछ दिन पहले देखा गया था कि होली के समय में एक दिन में 150 लोगों को। हाँ, तो हमने जो है ये लेटर दिया है और हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिनों के अंदर में अगर नगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, इन आवारा कुत्तों के को जो है उस पर उसको जो भी होता है पशु क्रूरता अधिनियम के दायरे में के बाहर कोई भी जो एक्शन होता है उसका स्टेरिलाइजेशन का, नसबंदी का, पकड़ने का, ये सब जो भी अगर कार्रवाई होती है अगर नगर निगम नहीं करती है तो 15 दिनों के बाद 49 वार्ड है इस नगर निगम क्षेत्र में, 49 वार्ड से प्रति वार्ड 2 कुत्ता को हम लोग पकड़वाएंगे या पकड़वा करके नगर निगम में वहां जमा करवा देंगे। किसको सौंपिएगा? नगर आयुक्त को, मेयर को या डिप्टी मेयर? और वहां 2 ही जिम्मेवार लोग हैं, एक मेयर है और उसके बाद नगर आयुक्त हैं। जनप्रतिनिधि में मेयर हेड होते हैं शहर के, उनको भी एक्शन लेना चाहिए। आप देखिए कि इसमें जो है बंशीधर ब्रजवासी, उन्होंने विधान परिषद में ये मामला उठाया था। ये इतना गंभीर मामला है, तो अगर नहीं यहाँ कोई एक्शन हुआ तो नगर निगम में हम लोग 15 दिनों के बाद जो है आवारा कुत्तों को पकड़वा करके वहां छुड़वाएंगे और उससे जो भी समस्या होगी या पशु क्रूरता अधिनियम का जो भी उल्लंघन होगा उसके लिए वो लोग जिम्मेदार होंगे, मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। हर साल की तरह इस साल भी आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला मनोरंजन और आकर्षण के साथ शहर वासियों के लिए धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस मेले में देश का सबसे बड़ा हवाई झूला, विशाल मैरी कोलंबस नौका, ड्रैगन झूला, रोमांचक रशियन टोरा टोरा, डबल डिश तरंग झूला और देसी विदेशी मछलियों का अद्भुत संग्रह यूकेरियम प्रमुख आकर्षण है, जिसमें आप अंडर वाटर टनल के अंदर से विशाल मछलियों के समूह को देख सकते हैं। साथ ही बच्चों के लिए ढेरों रोमांचक झूले हैं, जिनमें हॉर्स राइडिंग, मुंबई का वाटर बोट, स्कॉर्पियो राइड, जंपिंग, जंगल राइड, भूत बंगला, सेल्फी पॉइंट और मिकी माउस शामिल है। वहीं मेले की शॉपिंग स्ट्रीट भी किसी बाजार से कम नहीं है। सहारनपुर का प्रसिद्ध फर्नीचर, जिसमें किंग पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट और रॉकिंग चेयर शामिल है। वहीं महिलाओं के लिए कोलकाता का अचार, चूड़ियां, चूड़ा सेट, ज्वेलरी, लहंगा चुन्नी और आगरा की फैंसी चप्पलें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। भदोही के कालीन और कृत्रिम फूलों का बड़ा संग्रह भी घर की सजावट को नया रूप देने को तैयार है। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए गुब्बारा गन शूटिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। खाने पीने के शौकीनों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन के स्टॉल उपलब्ध हैं।
ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला, आम गोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ कोएजुकेशन, नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122108735266475 मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलिटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की, नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। हर साल की तरह इस साल भी आम गोला ओरिएंट क्लब मैदान में ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला मनोरंजन और आकर्षण के साथ शहर वासियों के लिए धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस मेले में देश का सबसे बड़ा हवाई झूला, विशाल मैरी कोलंबस नौका, ड्रैगन झूला, रोमांचक रशियन टोरा टोरा, डबल डिश तरंग झूला और देसी विदेशी मछलियों का अद्भुत संग्रह यूकेरियम प्रमुख आकर्षण है, जिसमें आप अंडर वाटर टनल के अंदर से विशाल मछलियों के समूह को देख सकते हैं। साथ ही बच्चों के लिए ढेरों रोमांचक झूले हैं, जिनमें हॉर्स राइडिंग, मुंबई का वाटर बोट, स्कॉर्पियो राइड, जंपिंग, जंगल राइड, भूत बंगला, सेल्फी पॉइंट और मिकी माउस शामिल है। वहीं मेले की शॉपिंग स्ट्रीट भी किसी बाजार से कम नहीं है। सहारनपुर का प्रसिद्ध फर्नीचर, जिसमें किंग पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट और रॉकिंग चेयर शामिल है। वहीं महिलाओं के लिए कोलकाता का आचार, चूड़ियां, चूड़ा सेट, ज्वेलरी, लहंगा चुन्नी और आगरा की फैंसी चप्पलें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। भदोही के कालीन और कृत्रिम फूलों का बड़ा संग्रह भी घर की सजावट को नया रूप देने को तैयार है। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए गुब्बारा गन शूटिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। खाने पीने के शौकीनों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन के स्टॉल उपलब्ध हैं। ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला, आम गोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में,
जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। गणेश उत्सव पूजा समिति के नए समिति का गठन किया गया। आज गणेश उत्सव पूजा समिति का बैठक श्री बद्री नारायण ओझा की अध्यक्षता में खादी भंडार कैंपस लक्ष्मी स्मारक में किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से 2025 पूजा समिति का गठन किया गया एवं सारे पदाधिकारी गण के लिए कुछ नियम एवं शर्तें बनाई गई, जिसमें सभी लोगों ने अपनी सहमति जताई। इसमें मुख्य रूप से अध्यक्ष बद्री नारायण ओझा, मुख्य संरक्षक अजय तिवारी, संस्थापक श्री कृष्ण नंदन पांडे, कमेटी के गठन में बद्री नारायण ओझा अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह और पप्पू सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष राकेश रंजन उर्फ गोलू, सेक्रेटरी श्री भारत भूषण उर्फ बबलू, कोषाध्यक्ष के रूप में भूपेश चंद्र भूपम को नियुक्त किया गया है। गणेशोत्सव पूजा समिति 2025 के लिए खादी भंडार लक्ष्मी स्मारक भवन में बैठक किया गया, जिसमें पूरे समाज के लोग इकट्ठा होंगे। सर्वसम्मति से 2025 पूजा के लिए कमेटी गठन किया गया, जो कमेटी अगले मीटिंग में हम लोग घोषित करेंगे। हजरत दाता धीरन शाह रहमतुल्लाह अलैह का 103वां सालाना उर्स बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 22 और 23 जून को हजरत दाता धीरन शाह उर्स मुकद्दस धीरन पट्टी में मनाया जाएगा। यह उनका 103वां उर्स मुकद्दस है। इस अवसर पर नातिया कॉन्फ्रेंस के साथ कवाली का भी आयोजन होगा और मजार शरीफ पर चादर पोशी की जाएगी। इस अवसर पर मौजूद राजद नेता पाले खान ने कहा कि मुजफ्फरपुर जिले के धीरन पट्टी में उर्स मनाया जाएगा। हजरत दाता शाह धीरन अलैह रहमह का 103वां उर्स मुकद्दस इंतजामिया कमेटी द्वारा मुकद्दस को लेकर पूरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। मोहम्मद नियाज ने कहा कि इस उर्स में दूर दराज से काफी संख्या में प्रतिवर्ष अकीदतमंद पहुंचेंगे और इस वर्ष बाढ़ भी काफी लोगों की भीड़ होगी। वहीं उर्स मुकद्दस के पहले दिन जलसे का प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कोलकाता से सैफुल्लाह अलीमी और भागलपुर के शैयर अहमद राजा आ रहे हैं। वहीं दूसरे दिन 23 जून को चादरपोशी और कवाली का प्रोग्राम होगा। धीरनपट्टी मस्जिद के मौलाना मोहम्मद जैनुद्दीन कादरी ने कहा कि उर्स मुकद्दस में भीड़ को देखते हुए इंतजामिया कमेटी ने पूरी तरह से सिक्योरिटी का इंतजाम कर रखा है और CCTV कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। धीरनपट्टी मस्जिद के इमाम धीरन शाह बाबा के दरबार में जो भी अपनी मन्नतें लेकर आते हैं, वह उम्मीद से ज्यादा इस दरबार से लेकर जाते हैं। जा रहा है यहाँ हर साल की तरह इस साल भी बहुत जोश खरूश से तैयारी की जा रही है, जिसमें बाहर के जायरीन लोग आते हैं, अपनी मुरादें लेके आते हैं, मुराद पाके जाते हैं। तो आप लोगों से मुझे अपील है, जो ख्वाहिशमंद हजरात है जो मुराद लेके आवे, वो अपना झोली भर के यहाँ से जाए। दुनिया सिमट गई है इनकी खानकाह में, सोए हुए हैं ऐसी खानकाह में। बहुत तलाश किया है गली गली मैंने, न पाया आज तलक आप सा वली मैंने। सफीना डूबता अपना तो डूबता कैसे, तुम्हारा नाम लिया है अभी अभी मैंने। तो आप हजरात से गुजारिश है कि आप इस महफिल में तशरीफ लावें, अल्लाह के यहाँ की हजरत के फैज़ से फैजान हो। और इस साल भी हजरत दाता धीरन शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो सालाना 103वां ये उर्स है, जो बड़े धूमधाम से इसकी तैयारी चल रही है। और 22 और 23 जून को दाता का जो है उर्स मनाया जाएगा। 22 तारीख को जो है चादर जुलूस यहाँ से निकलेगा, जो शहर में घुमा करके जो है फिर दाता के दरबार में आएगा। और 22 को ही रात में जो है वो मिलाद शरीफ का प्रोग्राम है और 23 को आम चादर पोशी
और रात में जो है कव्वाली का इंतज़ाम किया गया है। और बड़े दूर दराज से लोग मुजफ्फरपुर ही नहीं, मुजफ्फरपुर के अलावे दूसरे ज़िले से भी लोग जो है दाता के जो मुरीद है तो वो आते हैं और दाता के दरबार में हाजिर होते हैं। सर्विस सेंटर चलाने वालों से नगर निगम नहीं ले टैक्स, भाकपा माले ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप किया मांग। भाकपा माले द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें वॉशिंग करने वालों ने बताया कि उनसे नगर निगम साल के 12,000 टैक्स के रूप में मांग रही है। सोख्ता बनाने के लिए भी कहा जा रहा है। वॉशिंग करने वाले मोहम्मद साकिब ने बताया कि उन लोगों को 10 गाड़ी रोज़ धोना पड़ता है, जिससे उन्हें रोज़ाना 500 से 600 रुपये की आमदनी होती है। ऐसे में सालाना 12,000 दे पाना कहीं से संभव नहीं है। अब नगर निगम सोख्ता बनवाने की बात कर रही है, जबकि हमें डर है कि हमारे दुकान को सील ना कर दिया जाए। यही कारण है कि हम लोग आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने आए हैं। भाकपा माले नगर कमेटी के सदस्य मोहम्मद शाहनवाज हुसैन नौसाद ने कहा कि 2018 से ही वॉशिंग करने वाले लोगों को नोटिस दिया जा रहा है और उनसे 12,000 की मांग की जा रही है, जो बिल्कुल गलत है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि सभी वॉशिंग करने वाले सालाना 2,000 देने के काबिल है, क्योंकि इनकी आय के हिसाब से ही इनसे टैक्स की वसूली होनी चाहिए। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि वॉशिंग करने वाले मैकेनिकों के साथ न्याय होना चाहिए। हम लोग को परेशान किया जा रहा है कि सोख्ता बनवाइए, साल का 12,000 रुपया देने के लिए कहा जा रहा है। क्या किस चीज़ के लिए सोख्ता बनाने के लिए कह रहा है? क्या है? वाटर, हम लोग सर्विसिंग का वॉशिंग का दुकान। अच्छा, दुकान हमारी बहुत छोटी है, हम सोख्ता नहीं बनवा सकते। अच्छा, जगह नहीं है? जगह नहीं है। अच्छा, जगह नहीं रहने के कारण अभी एक कोई नोटिस भी दोबारा हम लोग को। कहाँ है दुकान आपका? अमर सिनेमा चौक पर। अमर सिनेमा चौक पर। वहाँ पर क्या हुआ आपके साथ जो आज ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये कल सिकंदरपुर में जो एक दुकान सील हुआ है ना, हाँ, उसके कारण हमको ये जागरण मिला था। आज उसके साथ हुआ है तो कल मेरे साथ भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, हम तो इसी डर से आप हम यहाँ ज्ञापन दिए। क्या डर है आपको, क्या लग रहा है? हमको ये डर लग रहा है तो कहीं आके मेरा भी दुकान ना आके सील कर दे। अच्छा, नोटिस वगैरह मिली है आपको? नहीं, इस बार कोई नोटिस नहीं मिला है। एक बार नगर एक्ट के साथ में हम लोग का मीटिंग हुआ था। अच्छा, 22 तारीख का समय दिए थे, तो उसके बाद हम लोग के पास कोई नोटिस नहीं आया। उसके बाद कोई नोटिस? किस साल में वो नोटिस मिला था आपको? 23 में। इधर कोई नोटिस नहीं? इधर खाली हम लोग को बुलाया गया था मीटिंग के लिए। आज जिला अधिकारी महोदय के पास हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है। नगर क्षेत्र में वाटर वॉशिंग करने वाले 73 मैकेनिक 2018 से इन लोगों को कंटिन्यू 23 तक के नोटिस आए। इन लोग 23 के बाद से हम लोगों ने कंटिन्यू नगर आयुक्त साहब को लेटर लिख के दिया, बाता किया कि भाई ये लोग 400 से 500 से 600 रुपया डेली कमाने वाले लोग हैं। एक गाड़ी वॉश करने का ये लोग 50 रुपया लेते हैं। 10 गाड़ी करते हैं तो 500 रुपया कमाते हैं। तो 500 रुपया डेली कमाने वाला ट्रेड लाइसेंस के नाम पे 12,000 रुपया साल का कहाँ से देगा? पहली बात। दूसरी बात है कि इन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया नहीं जा रहा। रजिस्ट्रेशन के लिए लोग तमाम लोग जो है नलकूप विभाग में जाके पेपर जमा किए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो वगैरह सब, लेकिन इन लोगों को कहा जा रहा है सुख्ता बनाने के लिए। इन लोगों की दुकान की जो साइज है 6x8 है, 8x9 है, 9x10 है। उस जगह में जो है ये अपने रोजगार को करेंगे कि सुख्ता को बनाएंगे। मकान मालिक सुख्ता भी बनाने नहीं देगा, कहेगा दुकान खाली करने के लिए। तो सीधा सीधा तो इन गरीबों के जो है पेट पर लात पड़ेगा ना, इनके परिवार कैसे चलेगा? हमारा ये सवाल है कि जितने भी अभी 73 दुकान है, इन 73 दुकानदारों को सुख्ता मुक्त करके रजिस्ट्रेशन किया जाए, इन 73 दुकानदारों को। दूसरी बात है, साल का इन लोग ट्रेड लाइसेंस के नाम पे 2,000 रुपया साल का देने के लिए तैयार है। 12,000 नहीं, 2,000 रुपया साल का दे, इसलिए कि जितना इनकम होगा उसी में न देंगे। 500 में परिवार चलाना है, दुकान चलाना है, आपको भी टैक्स देना है, बच्चे को भी पढ़ाना है। तो इस अब एक दिन की तो दुकान नहीं है, किसी का 25 साल से, किसी का 30 साल से, किसी का 24 साल। आप अचानक जाइएगा किसी की दुकान को आप सील कर दीजिएगा, तो क्या एक तो तानाशाही है ना। तो इसी सब को देखते हुए हम लोग जिलाधिकारी महोदय को आज जाके एक ज्ञापन दिए हैं कि इस पर जिलाधिकारी महोदय को हमने कहा भी है, रिक्वेस्ट भी किया है कि जब तक के इस पर कोई निर्णय नहीं हो तब तक के दुकान को सील्ड नहीं किया जाए, इन लोगों को रोजगार करने दिया। दूसरी बात है कि नगर निगम और नलकूप विभाग का कहना है कि पानी लोग वेस्टेज करते हैं। कैसे पानी वेस्टेज करते हैं? अगर घर में कोई महिला
कपड़ा वॉश करती है, बर्तन वॉश करती है, तो वो भी पानी वेस्टेज कर रही। कोई पुरुष अगर के स्नान कर रहा है तो वो भी पानी वेस्टेज कर रहा है। आपको बता दें एक बात और, नगर निगम द्वारा एक गाड़ी ली गई है, वो गाड़ी का लाखों लाख रुपया दाम है, जो देखते होंगे रोड पर पानी पटाती है, तो क्या वो भी पानी वेस्टेज करती है? वो पानी वेस्टेज नहीं करती है नगर निगम की गाड़ी। वो धूल को जो है उड़ने नहीं दे, धूल दबा रहे, इसके लेके पानी पटे। तो उसी तरीके से गाड़ी पर जो धूल कण बैठता है जिससे पोल्यूशन होगा, इसको साफ करके ये लोग जो है अपनी रोजगार को चलाते हैं। आज तो मजदूर का जो है मजदूरी 700 रुपया, लेकिन आज भी 500 में काम करने, इसलिए कि 25 साल 30 साल से लोग कारोबार को कर रहे हैं। कहाँ छोड़ के जाएंगे इस पोजीशन में? 65 साल 60 साल इन लोगों का उम्र हो गया, अब कौन इनको काम देगा? आप सीधा सीधा कहिए कि आप लोग को दुकान बंद कर देना, तो फिर हम लोग आगे देखेंगे कि क्या करना हम लोग को अपने दुकान को चलाने के लिए। नहीं तो न्याय संगत नियम संगत जो है 2000 रुपया ट्रेड लाइसेंस के नाम पे साल का देने के लिए तैयार है। सुखता मुक्त इन 73 लोग को कर दे। आगे जो लोग दुकान करेगा उसको उस पैनल में लाया जाए, उसको बिना सुखता के रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाए। कब से इन लोगों का दुकान है? इन लोगों का किसी का 50 साल से, किसी का 40 साल से, किसी का 30 साल से, किसी का 20 साल से, मतलब कि 10-15 साल से प्लस से ही दुकान है। उसी से अपना ये लोग अपने परिवार का रोजगार चला रहे हैं। आप सोच के देखिए ना कि 500 रुपये में दुकान किराया, कोई इनकी तो अपनी दुकान नहीं है, मकान मालिक को देना है। उसके बाद से बिजली का आप देखिए ना कि क्या मामला है, क्योंकि बिजली से इन लोगों का जो है मोटर चलेगा, वॉश होता है, और घर का है, पढ़ाई है, लिखाई, सब उसी 500 रुपया में करते हैं। और इनके साथ, इन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। अब न्याय संगत काटी में बुजुर्ग का शव संदिग्ध हालत में मिला, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। मुजफ्फरपुर जिले के काटी थाना क्षेत्र के नारायण भेड़िया ही गांव में शुक्रवार को एक बुजुर्ग का शव संदिग्ध हालत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान शेरना बसतपुर गांव निवासी मोहम्मद सकूर मियां के रूप में हुई है। उनका शव एक पतली रस्सी के फंदे से लटका हुआ पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर काटी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। इधर मृतक के परिजनों ने इसे हत्या करार दिया है। परिजनों ने पड़ोसी पर हत्या कर शव को फंदे से लटकाने का आरोप लगाया है। मृतक के बेटों ने बताया कि उनके पिता को 3 डिसमिल सरकारी जमीन का पर्चा मिला था और वे उस पर घर निर्माण करवा रहे थे। निर्माण स्थल पर एक चापाकल लगाया गया, जिसका पड़ोसियों ने विरोध किया और जमीन को अपना बताया। मृतक के बेटे ने बताया कि गुरुवार शाम को उनकी पिता से बातचीत हुई थी, लेकिन शुक्रवार की सुबह उनकी मौत की सूचना मिली। वहीं काटी थाना प्रभारी का कहना है कि फिलहाल जमीन विवाद और हत्या की आशंका समेत सभी पहलुओं पर जांच कर रही है पुलिस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकता है। हम लोग शादी में गए थे तब फोन चला था, हम लोग आए हैं। उसके बाद हम लोग 2 दिन पहले चल गए शादी में। उसके बाद जैसे 2 दिन 4 दिन पहले ही फिर आया था मनोज राम से सानी, समझे, बोल कॉल करा करवाए इधर में, बोल खाली करो तो हम खाली करेंगे, ना तो हम नहीं खाली करेंगे। ये जमीने के लफड़ा के चक्कर में हमको बाबा के जान ले लिया है। सरकारी जमीन हमरा से मिला है 4 बोरे का। सरकारी जमीन हम लोग के मिला हुआ है। कितना जमीन मिला हुआ है? 3 डिसमिल मिला हुआ है हमको 4 आदमी के। आप लोग उसी में रहते हैं? जी, अभी घर बन रहा था अभी में। अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी दूसरे जगह रह रहे थे। ये कहाँ रहते थे? यहीं रहते थे। ये दूसरे का जमीन है? नहीं, ये सरकारी जमीन भी है। अच्छा, हम लोग घर में बन रहा है, ये में बनाए हुए घर है। तो विवाद चल रहा था? नहीं, 2 दिन पहले ये हम आए ना खाना लेके, तो हमारे बाबा यहीं रहते थे, ठीक है। तो 2 दिन आए तक बोला क्या थी, मनोजा बोल रहा है, बोले तू कल बोलो इधर कहला करवाया है, बोली हमारा जमीन है, ठीक है, बोली खाली करो, तब बोलो हम जमीन बोलो खाली करेंगे, तो नहीं खाली करेंगे। 2-3 दिन बोला था कि हमको गोली मार देंगे, ये करेंगे, बोलो हमको कौन कथी करेगा, कह नहीं पढ़ा तो हम लोग कुछ नहीं बोले, झगड़ा लड़ाई के चक्कर में। हम लोग 2 दिन नहीं थे, 2 दिन में हमको बाबा के मार दिया। कहाँ गए थे आप लोग? शादी में गए थे हम लोग। अकेले रहते? हाँ, अकेले रहते थे। रात में बातचीत हुई थी? हाँ, सांझ के बात हुआ हमसे। अच्छा, सवेरे आए तो क्या देखे, किस स्थिति में थे? सवेरे तो मालूम चला आए तो देख रहे थे कि लटकल थे, उन्हें तो मार के सुतैले है, बिछौना पर सुतल रहे थे। नाम क्या है इनका? मोहम्मद सकूर। कितना उम्र होगा? उम्र 60-55 साल होगा। खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।